टकराएंगी वही टकराना जो है उसका क्या है कारण है। समझ आ गई बात? तो नंबर 1 जो बात है वो क्या पढ़ रहे हैं? रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्टेकल्स इन द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो के लिए जो रुकावटें हैं सर, ऑब्स्टेकल्स इन द। लास्ट टाइम जो हम काम कर रहे थे, हम दो रिलेशन पढ़ चुके हैं अभी तक। मेन बात नंबर 1 जो आपने पढ़ी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था। एक फॉर्मूला जो है वो आपने किसके लिए पढ़ा था? करंट के लिए, कि करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वीना वाला फॉर्मूला होता है। करंट जो है वो किसके बराबर है? वीना वाला। वहां से फिर हमने कल कोशिश करी थी कि हम ओम्स लॉ जो है वो ड्राइव कर सकें। आज वाला काम ज्यादातर जो है वो आपका 10th क्लास वाला होगा, बस उसमें थोड़ी सी फीचर ऐड ऑन करेंगे तो काम जो है वो हमारा किसका हो जाएगा? 12th का। हल्का सा एडवांस में चले जाएंगे। पहले हमने पढ़ा था क्या, मतलब कि आज वाला काम क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके बढ़ाने से करंट बढ़ता है। ये 10वीं में तो पढ़ा था, V प्रोपोर्शनल किसके है? I के, ऐसा पढ़ा था। अब हम इसको क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। ठीक है, आज वाला काम जो है वो 10th के साथ कॉम्बिनेशन में है। अंतर बस क्या आ जाएगा? 10वीं में पढ़ा था कि पोटेंशियल के बढ़ाने से करंट बढ़ता है। आज उस चीज को हम मैथमेटिकली पहले क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। फिर आपने 10वीं में पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें जो आज हम पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद जो उन चीजों को पढ़ रहे होंगे। 10वीं में तो सीधा क्या पढ़ा था? वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। आज पढ़ेंगे कि डिपेंड करता कैसे है, या वो फॉर्मूला आपने लिखा कैसे। वो सारी बातें जो है वो 10th से रिलेटेड ही रहेंगी, बस काम जो है वो आपने थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में पढ़ना है। तो कल जो है वो शायद मैं प्रूव कर चुका हूं कि ओम्स लॉ जो है वो प्रूव हो गया था वहां से। फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देता हूं थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए, कि अब तक के काम में इस चैप्टर में कुछ ज्यादा हमने नहीं करा है। दो ही छोटी छोटी बातें पढ़ी हैं। एक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, दूसरा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। ये दो मेन बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं के बेसिस पे हम ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे हो, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड वाइज सर हमने लिखा था ई टाउ, और डिवाइडेड बाई कितना था? एम। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमने पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना? एम। ई का मतलब क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हमने क्या पढ़ रखा है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां लिखा होता है उसको मैं पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ लिख देता हूं। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिखता हूं? पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ। तो ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या हो गया? ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना है? एम। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, जहां पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल और डिवाइडेड बाई कितना? लेंथ। इस तरीके से काम मैंने करा था। बात नंबर 1, बोर्ड पे ध्यान दें, ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना है? एम। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं? पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ लिखते हैं। ये बात जो है सर वो हमें पता है। एक काम तो ये है। बात नंबर 2, मैंने आपको क्या समझा रखा है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन था, जो हमने क्या पढ़ा था? वीना, VENA। वीना वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि करंट किसके बराबर है? VENA के बराबर है। ये बात जो है ना वो हमने पढ़ ली थी। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जहां लिखा है वहां पे आपने क्या लिख दिया? ये वाला फॉर्मूला लिख लिया। इसको उठा के वहां रख लेते हैं। इसको क्या माना था? फर्स्ट। इस वाले को क्या माना था? सेकंड। और मैंने फिर आपको क्या बताया था? पुट फर्स्ट इन सेकंड। ठीक है, हमने पुट क्या कर लिया? फर्स्ट को पुट कर लिया, और कहां पुट कर रहे हैं सर? उसको सेकंड में पुट कर रहे हैं। पुट फर्स्ट इनटू सेकंड, फर्स्ट वाले को सेकंड में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले को सेकंड में पुट कर रहे हैं, इसको वहां रखूंगा तो ये आई जो है सर वो किसके बराबर है? VD की जगह कितना है सर? EV टाउ डिवाइडेड बाई कितना? M इनटू में कितना है? L। जो VD है, VD की जगह बस क्या करना है? EV टाउ डिवाइडेड बाई कितना? ML रख लिया। इनटू में क्या है सर? ईना और है सर, इसके साथ ईना है, तो ENA जो है वो आपने यहां पे लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए करंट और पोटेंशियल। ध्यान से समझेंगे, करंट की पावर 1 है और ये क्या है? पोटेंशियल की पावर 1 है। इसके बारे में काम करना है। हमें ध्यान देना है सर किस पे? करंट पे और किस पे? पोटेंशियल पे। करंट और पोटेंशियल पे ध्यान देना। तो करंट की पावर कितनी दिख रही है? या पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, पोटेंशियल को थोड़ा सा पीछे कर दो सर। एन को लिख लिया, ई की पावर 1 कितना हो जाएगा? ई का स्क्वायर, टाउ मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइडेड बाई कितना है? ML, और इनटू में कितना बन गया सर? V हमारे पास। समझ आ रही है इतनी बातें आपको? कि सर ये जो था करंट का फॉर्मूला, कल बार बार समझाया था कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वीना, VENA। ओके है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको ये फॉर्मूला उठा दिया, EV टाउ डिवाइडेड बाई कितना? ML। ये जो पोटेंशियल है इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया, जो बाकी बची हुई चीजें सर उसको कहां कर दिया? आगे कर दिया। अब सुनेंगे ध्यान से, काम करना क्या है। मेरा जो काम है सर वो क्या था कि करंट की पावर कितनी दिख रही है? 1, और जो पोटेंशियल है सर उसकी पावर भी कितनी है? 1।
तो करंट जो है सर उसकी पावर 1 प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल की पावर 1 के। ध्यान से समझेंगे, करंट की पावर 1 किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल की पावर 1 के। और यही जो है सर कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, इसी शब्द को क्या कहा जाता है, ओम्स लॉ कहा जाता है। तो आज हमने ओम्स लॉ प्रूव कर दिया, पहले हमने ओम्स लॉ को पढ़ा था, आज जो ओम्स लॉ को क्या करा है, प्रूव करा है। अब हम 10वीं के बेसिस पे जो चीजें जानते हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं एक बार कि काम जो है सर वो हमने करना क्या। इसी बात को फिर हमने क्या लिखा था, और करके क्या लिखा था कि सर V प्रोपोर्शनल है किसके, I के। ये बात पढ़ी थी बेटा आपने कि V प्रोपोर्शनल किसके था, I के। प्रोपोर्शनल में बात नहीं करते हैं, बात किस में करते हैं, इक्वल में। इक्वल में बात करते हैं तो एक कांस्टेंट आया था और इसको क्या लिखा था, V इज इक्वल टू किसके बराबर, I इंटू में R। ये R जो है वो क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको नाम क्या दिया गया था, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। इसको क्या कहा जाता है सर, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है सर, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल जो है इसको नाम दे दिया। और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल जो है सर वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। समझते हो आप इतने काम को। चीजें जो है वो हमने क्या करनी है, हमने दो काम पढ़े करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते ही। पहला काम था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दूसरा जो काम था सर वो किसका था, करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उठाई और कहां रख दी, करंट वाले फॉर्मूले में। वहां से हमें क्या पता चला कि करंट की पावर 1 प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल की पावर 1 के। तो I की पावर 1 पोटेंशियल की पावर 1 है, इस बात को क्या कहा जाता था, ओम्स लॉ। फिर थोड़े से 10वीं क्लास में गए, वहां क्या पढ़ा कि V प्रोपोर्शनल किसके, I के। इसी को ऐसे तो लिख दिया बस कि V प्रोपोर्शनल किसके है, I के। प्रोपोर्शनल में डील नहीं करते हैं, बात किस में करते हैं, इक्वल में। इक्वल में गए तो वर्ड क्या बना, R। इस R को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। अब अगर मैं बात करता हूं तो सर यहाँ पे V तो क्या है, अकेला, I के साथ चीजें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे V के साथ चीज पड़ी है। तो इनको अगर थोड़ा सा ठीक करके लिखें तो ये काम जो है सर वो क्या बनेगा, V को अगर अकेला छोड़ा जाए, V छोड़ दिया तो ML कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, I इंटू में कितना हो जाएगा, ML। ये जो काम है सर ये क्या बन जाएगा, ML जो डिवाइड में था कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू ए जो था, एन ई स्क्वेयर टाउ, और मल्टीप्लाई बाई कितना था, ए। इस चीज को थोड़ा सा ऐसे करके लिख लिया। ऐसा क्यों करके लिखा सर हमने, क्योंकि सर पोटेंशियल तो क्या है, अकेला, करंट के साथ चीजें पड़ी हैं, वहां पे पोटेंशियल के साथ पड़ी थी। तो जो ML डिवाइड में था वो कहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में, I इंटू ML। वो जो एन ई स्क्वेयर टाउ ए जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। समझ आ गई ये बात। इस वाली इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 2 तो वो दे रखी है, तो इसको क्या नाम दे दिया, 3। और इस वाली को क्या नाम दे दिया, 4। ध्यान से समझेंगे जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ। आपको ये पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जाता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ। करंट का फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा कि I इज इक्वल टू किसके बराबर है, V ना। V की जगह वैल्यू रखी तो हमें क्या दिखाई दिया, पोटेंशियल को थोड़ा सा पीछे कर दो, बाकी चीजों को इकट्ठा लिख लो। क्या पता चला कि करंट की पावर 1 प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल की पावर 1 के। तो करंट की पावर 1 पोटेंशियल की पावर 1 के प्रोपोर्शनल, इसको क्या कहा जाता है, ओम्स लॉ कहा जाता है। उल्टा करके इसको लिखा तो V प्रोपोर्शनल किसके, I के। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या आया, R वर्ड आ गया। तो V इज इक्वल टू किसके बराबर, IR। V कैसा पड़ा है, सिंगल, लेकिन यहाँ पे V के साथ कोई चीज पड़ी है, उसको क्या कर दिया, भेज दिया यहाँ से। तो ML जो डिवाइड में था वो कहाँ गया, मल्टीप्लाई में। जो मल्टीप्लाई वाला था वो कहाँ आ गया, डिवाइड में। तो पोटेंशियल वाली चीजें जो हैं, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इनसे अगर मैं बात करता हूं तो काम क्या बनेगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से बात करता हूं बेटा, तो इसमें भी जो है वो क्या अवेलेबल है, इसके अंदर देखता हूं तो ये पोटेंशियल है और ये भी क्या है, पोटेंशियल। दोनों पोटेंशियल को अगर मैं इक्वेट करूं फ्रॉम 3 एंड 4, तो यहाँ वाले 3 वाले में तो क्या है, I इंटू में ML डिवाइडेड बाई कितना, एन ई स्क्वेयर टाउ मल्टीप्लाई बाई कितना, A। और यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे V किसके बराबर, I इंटू R। सर I ने I को मार दिया, बच क्या गया सर हमारे पास R। और इस R का जो फॉर्मूला है सर वो क्या बन गया, ML डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर और टाउ मल्टीप्लाई बाई कितना, A। कि रेजिस्टेंस जो है सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, ML डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू में A। समझ आई ये बातें आपको, दोबारा देख लो, ध्यान से समझ लो। बात नंबर 1 तो आपने क्या पढ़ा, बात नंबर 1 में पढ़ा कि ओम्स लॉ को प्रूव कैसे करना है। बात नंबर 2 में हमने जो ओम्स लॉ बचपन में पढ़ लिया था, वहां से वैल्यू आज किसकी निकाल दी, रेजिस्टेंस की, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं निकाला था पहले आपने। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ML डिवाइडेड बाई कितना, एन ई स्क्वेयर और टाउ मल्टीप्लाई बाई कितना, A। ये फॉर्मूला जो है सर ये किसका है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ML डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू में A।
फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन धीरे धीरे जो है वो याद हो जाएगा। अब इसमें कितने फैक्टर्स हैं टोटल? 6। एक क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम और क्या है? एरिया। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं ये टोटल कितने फैक्टर हैं? 6। इनमें अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कभी चेंज हो सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। मानते हो आप इस बात को? इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी जो है सर वो क्या रहेगा? सेम। ये दो फैक्टर तो ऐसे हैं जो हमेशा क्या रहने हैं? सेम। इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या है? सेम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या है? सेम। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर कम ज्यादा हो सकती है, छोटा कंडक्टर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? ज्यादा। कैसे? कि सर कंडक्टर का एग्जांपल अगर लें, कंडक्टर का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, कार्तिक जी, कंडक्टर के एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो नंबर डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? ज्यादा। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? कम। तो एन बदल जाएगा सर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो क्या है? फिक्स है। टाउ, टाउ का मतलब क्या होता है बेटे? रिलैक्सेशन टाइम। किसका फंक्शन होता है ये? टेम्परेचर का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? कल बताई थी ये बात। टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्स होने का टाइम क्या हो जाएगा? कम। एरिया, एरिया भी कम ज्यादा हो सकता है। एरिया कम है, एरिया क्या है? ज्यादा है। कंडक्टर का एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, सुने ध्यान से, 10वीं में ये चीजें जो है वो हमने अंदाजे से पढ़ी थी या सीधी पढ़ा दी गई थी। यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो आपने पहले क्या करा है? प्रूव करा है, उसके बाद पढ़ रहे हो कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है सर एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाई बाई कितना? ए। तो एम फिक्स है, ई फिक्स है, तो बच क्या गई हैं? जो चीजें बच गई हैं उनके बारे में बात करनी है। सुनेंगे ध्यान से कि काम जो है वो आपने करना क्या है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 देखें बेटा, कि रेजिस्टेंस जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है किसके? एल के। ठीक है, ये बात तो 10वीं में भी पढ़ी थी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्या वहां पे ये प्रूव करके पढ़ी थी? नहीं, आज प्रूव करके कर रहे हैं। दूसरी बात जो है सर वो क्या दिख रही है? एरिया के साथ जो पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सही है सर। तीसरी जो बात आ रही है सर वो क्या? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी। और बात नंबर 4 जो है सर वो क्या है? कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। सही है, इतनी बातें सही हैं सर। जो फॉर्मूला पढ़ा है सर, फॉर्मूले में तो 6 टर्म्स थी, एक मास और चार्ज। मास और चार्ज तो क्या रहेगा सर? सेम। हालांकि आजकल ट्रेंड आ गया है कैसे क्वेश्चन का कि जो चीजें कांस्टेंट है उन्हीं को ही वो वेरिएबल करता है। एक सवाल जो है नीट के पेपर में भी आया, आपके बोर्ड में भी आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। एक हाइपोथेटिकल मॉडल दे दिया। हाइपोथेटिकल मॉडल का क्या मतलब है? जो चीज आज के समय में नहीं है उन्होंने अज्यूम कर लिया ऐसा कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक म्यून है। कौन है? म्यून। वैसे तो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन्होंने मूव किसको करवा दिया? म्यून को। म्यून का मास 207 गुना है। म्यून का मास क्या है? 207 गुना। तो उस टाइम पे रिलेशन पता हो कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। मास बढ़ाओगे तो सर रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, हल्का है, भाग रहा है आसानी से। म्यून भारी कर दिया, भारी कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको? ऐसे सवाल आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, पूछे गए हैं आपसे। तो काम जो है सर वो हमने क्या पढ़ा? ये बातें 10वीं में क्या करी थी? अंदाजे से याद करी थी। आज इनको पहले क्या करा है? प्रूव कि रेजिस्टेंस जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। क्या मतलब है? लेंथ बढ़ेगी तो सर क्या बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। नंबर डेंसिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। इनवर्सली है ना। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या उल्टा पढ़ें इसको तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई से भी रिलेशन से पढ़ लो। समझ आ गई है ये बातें आपको? अब इनके अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो एल, एल का मतलब क्या है सर? एल का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ जो है सर उसको किससे लिखा गया है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर है तो किससे लिख दिया? एल से। ए, व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जानते हैं? ठीक है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सर उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट जो काम है, सुने बेटा ध्यान से, एन, एन का मतलब क्या है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी जानता है? क्या पता है आपको नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहां पे वो नाम किसका लेना चाह रहा है? कंडक्टर का, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का। कंडक्टर में नंबर डेंसिटी क्या है? ज्यादा। पता है आपको इस बात का? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या होता है? कम। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर में, इंसुलेटर में नंबर डेंसिटी क्या है? कम, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ज्यादा। टाउ, टाउ का मतलब क्या है सर? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को अगर मैं और अच्छे से कनेक्ट करना चाहूं तो हम क्या जानते हैं कि सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
कि रिलैक्सेशन टाइम जो है सर वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। रिलैक्सेशन टाइम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मानते हो आप इतने काम को? ये चीजें जो हैं सर वो हमारे पास हैं। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है नॉर्मली? 4 पे, लेंथ पे, एरिया पे, नंबर डेंसिटी पे, और एक नाम क्या है, टेम्परेचर। हालांकि फॉर्मूले में तो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, लेकिन एक्चुअल में रिलैक्सेशन टाइम किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। समझ आ गई ये बातें? ये बातें 10वीं में जानी थी, यहाँ पे प्रूव करी हैं। ये वर्जन है बस, और कुछ नहीं है। दोबारा देख लेंगे। 10वीं के अनुसार तो क्या पढ़ा था सीधा, कि V प्रोपोर्शनल किसके हैं, I के। V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था, R को रेजिस्टेंस कहा था, रेजिस्टेंस किन पे डिपेंड करता है वो पढ़ लिया था। अब जो काम है सर वो क्या है, पहले ये प्रूव करा, फिर वहां से वो प्रूव करा, और वो चीजें पढ़ी सेम ही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता था, करंट का पता था, इसको यहां फेंका। I प्रोपोर्शनल किसके हैं, V के। तो यहां से क्या आ गया, V इज इक्वल टू आई आर, एक रिलेशन वो था, दोनों से V को इक्वेट करा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में टोटल कितनी चीजें, 6 में से 2 क्या है, कांस्टेंट, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच गई 4, चारों पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। इस काम को उतारो, काफी सुंदर काम है, ध्यान से समझें इसको। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। अब आगे इनके बारे में अगर पढ़ना है तो सर रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, सुने ध्यान से, जो 10th क्लास में पढ़ा था वही थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, गौर कर रहे होंगे बेटा, कि रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस है क्या चीज। सुनिए ध्यान से, रेजिस्टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का मतलब है आपके रास्ते की रुकावटें, उनको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। आप बाइक लेके चले, रास्ते में स्पीड ब्रेकर है, जाम लगा हुआ है किसी भी कारण से, वो सब क्या है आपके लिए, रेजिस्टेंस। आप फ्लो करना चाह रहे हो, उस फ्लो के लिए जो रुकावटें हैं उनको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। हम बाइक लेके चले सर, रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको क्या कहा गया है, रेजिस्टेंस। कारण कुछ भी हो सकता है, स्पीड को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगा रखे हैं, या काम जो है सर वो क्या है, कोई और कारण जो है, रास्ते में भीड़ है, कोई भी कारण जो है उसका हो सकता है। ऐसे ही कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या स्पीड ब्रेकर मिलता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, काफी ज्यादा है, और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराएंगे तो क्या क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टेकल्स इन द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो में जो रुकावटें हैं उनको क्या कहा गया, रेजिस्टेंस। कारण क्या है, कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। बहुत सारी गाड़ियां हैं, एकदम कह दिया भागो, तो आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी। टकराएंगी, वही टकराना जो है उसका क्या कहें, कारण है। समझ आ गई बात? तो नंबर 1 जो बात है वो क्या पढ़ रहे हैं सर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टेकल्स इन द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो के लिए जो रुकावटें हैं सर, ऑब्स्टेकल्स इन द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो के लिए जो रुकावटें हैं उसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, चार्ज के फ्लो में जो रुकावटें हैं उनको रेजिस्टेंस कहा गया है। इसके कोज के बारे में अगर मैं बात करता हूं, 10वीं वाली बातें कर रहा हूं, कोज जो है सर वो क्या है, कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, भागते हैं, तो एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, और एक दूसरे से अगर टकराएंगे तो क्या क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। मानते हो आप इतनी बात को? नेक्स्ट जो काम है बेटा वो हमें क्या पता है, सुनो ध्यान से, कि सर हमें क्या पता है, वी नो दैट कि V इज इक्वल टू किसके बराबर है, I मल्टीप्लाई बाई R के बराबर। जानते हैं हम इतनी बात को, तो कि V बराबर है, V किसके बराबर है, I इंटू R। अगर मैं R की बात करता हूं तो R जो है सर वो हमारे पास क्या है, V डिवाइडेड बाई I। मानते हो इतने काम को? तो बेटा अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, अंजलि, पोटेंशियल के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे प्रभाव बताओ क्या होगा। पोटेंशियल के बढ़ाने से सर करंट बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस तो क्या रहता है, सेम रहता है। रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सी बातें इन पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्या सेम काम कहीं और पढ़ा है हमने, कोई बच्चा बताएगा? कैपेसिटर में पढ़ा है। कहां पढ़ा है बेटा कैपेसिटर में? Q इज इक्वल टू CV में पढ़ा है। कि हमने क्या पढ़ा था कि Q किसके बराबर है, CV। Q इज इक्वल टू CV क्या होता है सर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। इसको बार बार आपने इस्तेमाल करा था। Q इज इक्वल टू CV, जब हमने किसके बारे में बात करी थी, C की, तो C किसके बराबर था, Q डिवाइडेड बाई V। बेटा अगर आपको याद है तो चार्ज के बढ़ाने से क्या बढ़ता है, पोटेंशियल। C जो है वो तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो कैपेसिटी ना तो किस पे डिपेंड करती, चार्ज पे, ना किस पे डिपेंड करती, पोटेंशियल पे। डिपेंड करती किस पे है, रेडियस पे डिपेंड करती है, डायमेंशंस पे डिपेंड करती है ना। बताया था ना, 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसकी रेडियस कम तो उसकी कैपेसिटी भी क्या है, कम। 2 लीटर वाले की रेडियस क्या है, ज्यादा, तो कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। ठीक है, इन बातों के बारे में हमने चर्चा करी थी। इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान आपने देना है कि रेजिस्टेंस जो है सर,
हमने क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई आर। बेटा आर बताना चाहते हैं तो आई कहां जाएगा, डिवाइड में। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे हो कि यही तो पढ़ा है आपने कि v के बढ़ाने से v बढ़ता है तो क्या बढ़ जाता है, आई बढ़ जाता है। इसको हटाने के लिए क्या आता है, आर। आर तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, v के बढ़ाने से क्या बढ़ता है, आई बढ़ता है। सर आर तो क्या रहता है, कांस्टेंट। इस बात का क्या मतलब है कि आर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे। ना ही रेजिस्टेंस जो है सर वो डिपेंड करता किस पे, करंट पे। ना तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड करता, ना किस पे डिपेंड करता, करंट पे। अब मन में सवाल आया प्रियांशु की डिपेंड करता किस पे, तो किस पे डिपेंड करेगा बता, इन चारों पे डिपेंड करेगा सर। ठीक है, ना तो किस पे डिपेंड करता, पोटेंशियल पे, ना किस पे डिपेंड करता, करंट पे। इस स्लाइड पे वो सारी चीजें पढ़ ली, डिपेंड किस पे करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आ गई ये बातें आपको, ये वाला काम हमने करा। अब यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल है तो पोटेंशियल की वजह से क्या यूनिट बनेगी, वोल्ट बनेगी। करंट है तो सर क्या होगी, एम्पियर। और करंट बाई एम्पियर, वो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को क्या कह दिया जाता है सर, ओम कह दिया जाता है। क्या कहा दिया, ओम कहा जाता है। ठीक है, ये बात मैं आने वाले टाइम में आपसे पूछूंगा कि वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, आप नहीं बता पाओगे, याद ही नहीं करोगे तुम। मैंने बार बार कहा Q इज इक्वल टू CV को मैं वो पूछूंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, सारों ने बता दिया तुमने, तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। गौर कर लो, जो बात बताई जा रही है कि वोल्ट पर एम्पियर पूछी जाएगी आने वाले 2 महीने बाद। वोल्ट पर एम्पियर पता होना चाहिए, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम। इस वाली स्लाइड में क्या देखा कि रेजिस्टेंस इन पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस इन पे डिपेंड करता है। समझ आ गई बात। इस वाले काम को उतारो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर आगे चल रहे होंगे। करें, जल्दी करें, शाबाश। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो उसको पूछ रहे होंगे। रेजिस्टेंस जान लिया है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस जो है उसका कारण क्या है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्या इसकी एसआई यूनिट है, ये बातें जो है ना वो आपने पढ़नी है। चलिए जी, रेजिस्टेंस के बारे में पता कर लिया। अब जो काम है सुने ध्यान से कि रेजिस्टेंस जो है सर वो बराबर है, और रेजिस्टेंस बराबर है किसके, V डिवाइडेड बाई आई। तो यहां से यूनिट तो इसकी बता दी कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है सर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर, ओम होती है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, ओम होती है। ये बात जो है ना वो आपको पता है, सही है इतनी बात तो। अब सर एसआई यूनिट तो हमारे बचपन की कहानी है, 11th में हमने क्या जाना, डायमेंशनल फॉर्मूला। इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी बताने हैं। तो आई के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आई जो है सर वो हमारे पास क्या है, आई की जो डायमेंशन है सर वो क्या है, एम्पियर है। आई का मतलब क्या है, करंट। करंट को किस में लिखते हैं, ए से लिखते हैं। वोल्टेज का तुम बता दो कि क्या लिखते हैं, वोल्टेज को कैसे है, क्या लिखते हैं बेटे, पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे कैसे, मान लो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है, W/Q से निकालते हैं। बहुत बढ़िया, निकालने के तरीके तो बहुत सारे हैं। पहली बात तो V नहीं पता तुम्हें, V है क्या, V का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, V के नीचे D। बहुत बढ़िया। चलो जी, काम जो वो क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तुम जो है ना थोड़ा सा ध्यान दे लो, नहीं तुम कुछ और ही कर पाओगे। जो V के नीचे D लिखा है इसका मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और अगर कैपिटल V लिख रखा है तो वो क्या है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पड़ा है, वर्क डन बाई चार्ज पड़ा है। वर्क डन, वर्क डन के बारे में बात करूं तो बेटा क्या लिखते थे वर्क डन को, m1L2T-2। चार्ज, चार्ज का क्या बताया था, AT बताया था। कि पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल जो है वो क्या है, पोटेंशियल है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। वर्क डन क्या है, m1L2T-2, चार्ज क्या है, AT। इस AT को ऊपर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m1L2, T ऊपर गया तो T की पावर -3 और A ऊपर गया तो A की पावर -1। इस तरीके से काम है, m1L2T, T ऊपर गया तो T-3, A ऊपर गया तो A की पावर -1। ओके सर, इतना काम तो सुने ध्यान से। पोटेंशियल, पोटेंशियल की जगह क्या है, पोटेंशियल की जगह जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, m1L2T-3 और A की पावर कितना है, -1 है। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम तो। इस A को ऊपर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा सर, m1 हो जाएगा, L2 है T-3 और A और ऊपर जाएगा तो A की पावर कितना, -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सर वो किसका आ गया, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। करंट तो सीधा क्या है, एम्पियर। पोटेंशियल जो है वो निकाला, A को ऊपर भेजा, A की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। समझ आ गई इतनी बातें तो। अगला जो काम है, ये रेजिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, अब 10वीं में रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था, इस बात को उतार लो एक बार, डायमेंशनल फॉर्मूला।
फिर सेकंड वाला टॉपिक जो है वो करेंगे। बस आज 2 ही टॉपिक हमने करने हैं, ये रेजिस्टेंस का कर चुके हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे फिर किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। करें बेटा करें जल्दी, शाबाश। हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। अभी तक रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का कारण क्या है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सारी बातें पता चली जाएंगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओम्स लॉ प्रूव भी कर चुके हो आप लोग। अब 10वीं में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जो है सर वो एक बार दोबारा से रिपीटिशन जो है वो लेकर आते हैं। डन, कर लीजिए जल्दी, शाबाश। पोटेंशियल का भी पता हो, रेजिस्टेंस का, दोनों का पता हो गया जी। अब जो बातें हैं सर वो हमने क्या पढ़ी थी, हमने वहां पे जो पढ़ा था आज के अनुसार, आज तो हम पहले से ही क्या जानते हैं, जो दिमाग में चीजें हैं वो क्या, कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ml डिवाइडेड बाई कितना, ne² और टाउ मल्टीप्लाई बाई a। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वंश कितना है, ml डिवाइडेड बाई ne² टाउ इंटू a। ओके सर, इतनी बात। तो अगली जो बात है सर जो हमने करनी है, जिसपे आपने ध्यान देना है, वो क्या, कि सर हमने जो 10वीं में पढ़ा था, 10वीं क्लास के अनुसार, 10th क्लास के अनुसार, जो टीचर ने तुम्हें समझाया था या जो बातें आपने देखी थी कि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड्स अपॉन, आज तो प्रूव कर चुके हैं सर इस बात को कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है और रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। स्पीड ब्रेकर की टर्म में हमने इसका काम जो है वो करा था। कैसे करा था, पहले वाली बात जो है वो आपने क्या देखी थी, कि एक रोड है इस तरीके से, ध्यान से समझे बेटा, ये इसकी लेंथ छोटी है तो इस पे ब्रेकर मान लो कितने हैं, 2, इस तरीके से काम है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक दूसरी रोड जो है सेम है, बस उसकी लेंथ कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा। अब लेंथ ज्यादा है तो सर पर यूनिट पे जो ब्रेकर की संख्या है वो क्या है, ज्यादा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये वाले में कितने ब्रेकर आ रहे हैं, 2, यहां पे ब्रेकर कितने, 5। जितनी बड़ी लेंथ उतने ज्यादा ब्रेकर्स, उतने ज्यादा ब्रेकर का मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। 10वीं में ऐसे ही तो पढ़ी थी ये बातें। तो यहां से हमने इस काम को कैसे पढ़ा था कि सर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। ये पढ़ा था बेटा आपने वहां पे, वही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। हालांकि ये बात सेम पढ़ चुके हैं, वहां लिख तो रहा है आर प्रोपोर्शनल किसके है, एल के, ठीक है जी। आज तो प्रूव भी कर चुके हैं। तो रेजिस्टेंस लेंथ के फंक्शन है। दूसरी जो बात थी सर वो हमने क्या पढ़ी थी, इस तरीके से, एक कंडक्टर हमारे पास ये है, एक जो कंडक्टर है सर वो हमारे पास ये 2 कंडक्टर हमारे पास है। अब अगर मैं बात करता हूं तो सर काम जो है वो क्या है, मुझे मान लो अपने हाथ को इसमें से निकालना है, ये ट्रैफिक है, तो यहाँ पे जो एरिया कम है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पे वो क्या कर जाएगा, बड़ी आसानी से फ्लो कर जाएगा। जीटी रोड को 12 लाइन का क्यों कर दिया गया, ताकि क्या बढ़ जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ट्रैफिक जब निकले तो उसको रेजिस्टेंस ना मिले, समझ पा रहे हो। पहले जो एरिया कितना था, इतना था, मान लो 6 लाइन पे इतना था, अब 12 लाइन का कर दिया तो एरिया क्या हो गया, इतना। अब काम क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ गया है, एरिया के बढ़ने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अनुसार ऐसे ही चीजें आपने पढ़ी थी वहां पे भी 10वीं में, कि सर रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, एरिया के। और इस बात को जो आपने नाम दिया था वो क्या दे दिया था, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही पढ़ा था 10वीं में। अब जो काम है फिर क्या पढ़ा था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से जब आप काम को लेकर आए थे तो रेजिस्टेंस जो है सर वो प्रोपोर्शनल था किसके, L डिवाइडेड बाई A। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप एक वर्ड लाए थे जिसका नाम क्या था, रो L डिवाइडेड बाई कितना, A। और इस रो को जो नाम दिया था, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है किसके, L के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, A के। तो R प्रोपोर्शनल है L बाई A। L बाई A का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल में साइन है, इक्वल में जाएंगे तो कार्तिक क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, जिसको क्या कहा गया, रो। और रो जो है सर वो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ध्यान से समझे बेटा, इस रो के बारे में बात करनी है। और रो जो है सर वो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये सेम पढ़ा था वहां पे, छोटी लेंथ है कम ब्रेकर कम रेजिस्टेंस, बड़ी लेंथ है ज्यादा ब्रेकर ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एरिया में सर यहाँ पे 2 गाड़ी आराम से निकल सकती है, यहाँ पे जो है वो क्या हो गया है, एरिया जो है वो क्या है, कम है, कम एरिया है तो सर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। दोनों को इकट्ठा पकड़ा तो R प्रोपोर्शनल है L बाई A। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड क्या आया, रो। इस रो को क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला ये लिखा पड़ा है, यहाँ पे जो है फॉर्मूला है ये, इस वाली इक्वेशन को मान लो मैं 3 कह देता हूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला किसका है, रेजिस्टेंस का। दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, R के।
आर किसके बराबर है, एम एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ इंटू में ए, और आर का एक फॉर्मूला क्या है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। इसके भी लेफ्ट पे कौन है, आर, उसके भी लेफ्ट पे कौन है, आर। दोनों को इक्वेट अगर मैं करता हूं तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से अगर मैं बात करूंगा तो चीजें जो हमारे पास क्या है, दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं रेजिस्टेंस वाली चीजों को, तो इस वाली में क्या था, रो एल डिवाइडेड बाई ए, और उस वाली में क्या था, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ, और इंटू में कितना, ए। एल से सर एल गया, ए से सर ए गया, सही है इतनी बातें। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर, और इंटू में कितना है, टाउ। समझ आ गई बेटा बात। अब वहां पे आपने क्या देखा था, वही चीजें जो वहां पे पड़ी थी उनको यहां देखो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या रहेगा, सेम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, सेम। बच क्या गया, एक तो क्या बच गया, एन, और एक क्या बच गया, पिछले वाले में कितने फैक्टर थे, 4, अब की बार कितने बच गए, 2। और 10वीं में सीधा याद करा था ना, तो ये लेंथ पे डिपेंड करती ना किस पे डिपेंड करती, एरिया पे। यहां तो प्रूव कर दी। क्या लेंथ दिख रही है, नहीं। क्या एरिया दिख रहा है। जिस बच्चे ने 10वीं थोड़ी ढंग से पढ़ी है उसको पता चल रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिसने नहीं पढ़ी है वो 12वीं में कसर पूरी करने की कोशिश करे। क्या यहाँ पे कहीं लेंथ दिखी है, नहीं। लेंथ तो कट गई है सर। क्या एरिया है, नहीं। तो सर इसका मतलब क्या है कि रजिस्टिविटी जो है यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो चीजें जो वो क्या बन जाएंगी कि रजिस्टिविटी डिपेंड्स, रजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है सर, और रजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है नंबर 1, पहली बात रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे, और किस पे डिपेंड कर रही है, टाउ पे। तो रजिस्टिविटी जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। अगली जो बात है सर वो हमारे पास क्या है कि रजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टाउ के। एन, एन का मतलब क्या बताया था, नंबर डेंसिटी बताया था। एन का मतलब क्या था सर, नंबर डेंसिटी था। टाउ एक वर्ड था, टाउ का मतलब क्या है सर, रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ, टाउ जो वर्ड है सर उसका मतलब क्या था कि रजिस्टिविटी जो है वो रिलैक्सेशन टाइम पे और किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर डेंसिटी पे। इस तरीके से काम था, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं लेंथ देखना चाहूं, क्या मुझे दिख रही है, नहीं। एरिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, रजिस्टिविटी जो है सर वो डिपेंड नहीं कर रही है। रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं कर रही है। और रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, बात नंबर 1, क्या लेंथ दिख रहा है, नहीं। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे। और बात नंबर 2 किस पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे। ये बात जब 10वीं में पढ़ते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ना तो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती, लेंथ पे, ना किस पे डिपेंड करती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। वहां पे लगता है कि ये फॉर्मूला तो पता तो है ही नहीं कहीं पे भी, लेकिन अब ये प्रूव कर चुके हो कि रजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ना तो क्या है लेंथ, ना क्या है एरिया, तो ये उन पे डिपेंड नहीं करेगी। है क्या, एन है और क्या है, टाउ, तो ये उन पे डिपेंड करेगी। समझ आ गई। अच्छा, रजिस्टिविटी को दूसरा जो नाम देते हैं, रजिस्टिविटी का दूसरा नाम जो है सर वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये नाम क्यों पड़ा उसको पढ़ेंगे, पहले इसको उतार लो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इतने वाले काम को उतारें फिर उस बात को पढ़ेंगे, करें जल्दी से। शाबाश, जान चुके इतनी बातों को। अब जो नाम है सर हो गया, ये डन है, कर लीजिए जल्दी कर लीजिए। फिर इसकी एसआई यूनिट सेम काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये किन पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करती। अब क्या बच गया, एसआई यूनिट और क्या रह गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। उनके बारे में बात करते हैं। एक सवाल और मन में है सर कि इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों रखा आपने, ठीक है। इसके बारे में काम जो है ना वो हम कर रहे होंगे। उतार लीजिए इसको जल्दी एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। डन है, चलिए जी। अब आपने जो पढ़ा वो क्या कि सर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है सर किसके बराबर है, रो एल और डिवाइडेड बाई कितना है, ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। इतनी बात जो है सर वो हमें पता है। काम जो वो क्या करना है, अब सुने ध्यान से कि चीजें जो है सर वो रो के बारे में बात करनी है आपने। इस रो के बारे में अगर हम काम करेंगे तो चीजें जो है वो क्या करनी है सर, रो को यहीं रखा, ए जो है सर वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और एल जो है सर वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। इतनी बातें जो है सर वो हमारे पास हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो की बात करनी है तो ए ऊपर चला जाएगा और एल कहां आ जाएगा, डिवाइड में। अब इसका फॉर्मूला लिखना है सर, इसकी एसआई यूनिट लिखनी है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अगला जो काम है सर एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अगला काम लेंथ, लेंथ का मतलब क्या है, मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये यूनिट जो है सर वो क्या बन जाएगी, ओम मल्टीप्लाई बाई मीटर। ओम इंटू मीटर, ओके रिपोर्ट है सर यहां तक तो
कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है सर, 10वीं में ही पढ़ा था, ये तो 10वीं की बात रिपीट कर रहा हूं कि आर का फॉर्मूला रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो के बारे में बात करनी है तो ए ऊपर और एल कहां, नीचे। आर का मतलब ओम, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ का मतलब एम। मीटर से मीटर गया तो ये आंसर किस में बन गया, ओम इंटू में मीटर बन गया। ओके है सर, यहां तक का काम। अब जो काम है सर इसका क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ओम, ओम का तो अभी पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा है, एम, M1, आगे L2 T माइनस 3 और A माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला तो किसके लिए था, ओम के लिए। मीटर, मीटर के लिए बात करूंगा तो एक एल और लगाना पड़ेगा। बेटा बोर्ड पे ध्यान दो, रेजिस्टेंस का मतलब ओम था, ओम के लिए क्या निकाला था, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। मीटर वर्ड है तो साथ में क्या लगा लिया, एल और लगा लिया। इसके बारे में अगर काम करूंगा तो काम क्या बन जाएगा, M1, ये L2 और L1 है तो क्या हो जाएगा, L3, T की पावर कितना -3 और A की पावर कितना -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, रेजिस्टेंस का है। समझ आ गई है यहां तक की बात है। ये काम जो सर वो पता चल गया, रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या आ गई उसकी यूनिट, ओम मीटर। ये उसका क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। एक मन में सवाल और चल रहा है सर कि आपने इसको कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आपने ऐसा क्यों कहा, उस पर ध्यान देंगे, बाद में उतारेंगे ये बात करने के बाद कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा रो एल डिवाइडेड बाई कितना, ए। अगर मैं एक स्पेशल केस कर लूं, मैं क्या कर लूं, स्पेशल केस मान लेता हूं। और स्पेशल केस में क्या मान लिया कि लेंथ जो है एक कंडक्टर की किसके बराबर है, 1 मीटर। हमने कंसीडर कर लिया कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है सर वो किसके बराबर है, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर का स्क्वायर हमारे पास है। तो रेजिस्टेंस अगर मैं इसका बताऊंगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल, एल की जगह कितना है 1, एरिया की जगह भी कितना है 1। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, रेजिस्टिविटी। आपने क्या पढ़ा कि रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी को क्या कह सकता हूं, रेजिस्टेंस कह सकता हूं। क्या हमेशा कह सकता हूं, नहीं। एक स्पेशल केस में जब लेंथ भी कितनी है 1, एरिया भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर, या आप क्या कह सकते हैं शोरिया यहां से कि वॉल्यूम जो है सर वो 1 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम जो है वो कितनी है, एरिया इंटू लेंथ होती है ना वॉल्यूम। तो काम जो हमने क्या कहा, रेजिस्टिविटी को नाम दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या है, स्पेशल केस है। स्पेशल केस है कब, जब लेंथ कितनी है 1 और एरिया भी कितना है 1। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर। रेजिस्टिविटी बराबर है किसके, रेजिस्टेंस के। कब, जब लेंथ और एरिया क्या हो जाए, 1 हो जाए। समझ आ गई। जब जिस समय पर ये दोनों चीजें जो हैं वो बराबर हो जाएंगी तो उस टाइम पे ये काम है। क्या हमेशा रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है, नहीं, एक स्पेशल केस में है, इसलिए नाम क्या पड़ा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये पूछा गया है बार बार सवाल जो पेपर में, क्या पूछा गया, लेंथ को डबल कर दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है सर, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती नहीं है, तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा कोई बताएगा कि मैंने ऐसे ही रेडियस को डबल करवा के कोई फैक्टर सेम रखवाया था, बताओ क्या था वो, फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे रेडियस का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स। फ्लक्स इज डिनोटेड बाय लेटर, नमन आप बताओ, फाई पे, ठीक है जी। फ्लक्स का फॉर्मूला किसके बराबर है शुभम, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को कहा क्या जाता है प्रियांशु, गोस थ्योरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, गोस थ्योरम। उतार लीजिए इस बात को, कोई दिक्कत आ रही हो से पूछ लेंगे। करें जल्दी शाबाश।